अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ लेबर कॉस्टिंग के कुछ दो अच्छे से सवाल डिस्कस करूंगा और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और इसको ज़रा डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो जनाब, आपकी स्क्रीन्स पर आपका जो पहला क्वेश्चन आ रहा है इसका नाम है खिज़र लिमिटेड। सवाल कहता है कि खिज़र लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट HGV। इट हैज़ 100,000 लेबर आवर्स अवेलेबल पर मंथ। माहाना 1 लाख लेबर आवर्स का काम होता है एंड हैज़ फिक्स्ड मंथली कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन। द करंट मार्केट डिमांड इज़ 80,000 यूनिट्स पर मंथ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज़ 900। Other relevant details are as follows. Number 1, based on the last year's production data, each unit requires 1.25 labor hours. एक यूनिट बनाने के लिए 1.25 लेबर आवर्स की ज़रूरत पड़ती है। The production department employs labor at a standard wage rate of rupees 25,000 per month with 180 standard working hours per month. The normal rejection is allowed at 6% of the total units put into process, while the actual rejection is 5%. The rejected units are sold at rupees 250 per unit. Material cost per unit is rupees 540 and variable overheads cost is rupees 40 per labor hour. The management believes that currently the labor is working at 70% efficiency level. It is considered to introduce incentives to increase the efficiency. Following suggestions have been provided by production manager which need to be financially evaluated. और आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि एडवाइज दी मैनेजमेंट अबाउट विच ऑफ दी अबव ऑप्शंस इफ़ एनी शुड बी ऑप्टेड। यानी कि क्या हम ऑप्शन नंबर 1 के लिए जाएं या क्या हम ऑप्शन नंबर 2 के लिए जाएं। और 16 मार्क्स हैं इस सवाल के। दूसरा पार्ट जो है वो बोलता है कि द मैनेजमेंट हैज़ रिसीव्ड अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ 5,000 यूनिट्स। KL follows a policy of bidding at 5% margin on sales value. The cost used to arrive at the sales value includes the fixed cost allocated on the basis of 80% of production capacity. Suggest a bid price under each of the options discussed above. तो पार्ट ए पहले हम सॉल्व करते हैं, जिसमें वो हमसे ये पूछता है कि मैनेजमेंट जो है वो कौन से वाले ऑप्शंस के लिए जाए, ऑप्शन 1 के लिए जाए या ऑप्शन नंबर 2 के लिए जाए। वर्किंग्स को मैं ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर लिखूँगा ताकि मैं जो है वो आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझा सकूं। लेकिन आप जो है वो सजेस्टेड आंसर देखकर इसकी फॉर्मेटिंग या आईकेप के रीसेंट पास पेपर्स में जिस तरह की फॉर्मेटिंग हो रही है उस हिसाब से ही अपना जो आप आंसर दें वो दीजिएगा, ताकि आप लोगों की जो फॉर्मेटिंग हो उसमें कोई मसला ना हो। बहरहाल मैं जो है वो सबसे पहले कुछ वर्किंग करता हूँ, ठीक है ना। मैं 3 कॉलम्स बना लेता हूँ, एक एग्जिस्टिंग, एक बना लेता हूँ ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, और एक बना लेता हूँ ऑप्शन नंबर 2। एग्जिस्टिंग, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, ये कुछ कॉलम्स मैंने बना लिए। अच्छा, एग्जिस्टिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है बुलेट नंबर 1 में, उसमें लिखा हुआ है लेबर आवर्स पर यूनिट और साथ में लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर्स प्रोडक्शन डेटा ईच यूनिट रिक्वायर्स 1.25 लेबर आवर्स। तो लेबर आवर्स पर यूनिट और हम एग्जिस्टिंग में लिख देते हैं 1.25, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो हमारे नंबर ऑफ आवर्स हैं वो 1.25 है, ये काम हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर टोटल कैपेसिटी देखें। सवाल में लिखा हुआ है कि 1 लाख लेबर आवर्स काम हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, मार्केट की डिमांड 80,000 यूनिट्स है, ये भी लिखा हुआ है कि मार्केट में 80,000 यूनिट जो है ना उसकी डिमांड है। अच्छा देखें, अगर 1 लाख घंटे लेबर काम कर सकता है और एक यूनिट 1.25 घंटे में बनाता है, तो इसका मतलब लेबर की जो टोटल कैपेसिटी है, यानी कि जितने यूनिट्स वो बना सकता है वो होंगे 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.25, विच मीन्स कि 80,000 यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। 80,000 यूनिट जो है वो बनाए जा सकते हैं, 80,000 यूनिट जो हैं वो तैयार किए जा सकते हैं। ये टोटल कैपेसिटी है। टोटल कैपेसिटी जो है ना वो 80,000 यूनिट्स की है, ठीक है। ये फ़िलहाल जो अभी कैपेसिटी आपको दी हुई है वो है। अगर आप पॉइंट नंबर 3 रीड करते हैं तो लिखा हुआ है कि द नॉर्मल रिजेक्शन इज़ अलाउड एट 6% ऑफ द टोटल यूनिट्स पुट इनटू प्रोसेस।
यानी कि जितने भी आप यूनिट्स प्रोसेस में डालोगे 6% यूनिट्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो अब जनाब अगर हमारी जो कैपेसिटी है वो 80,000 यूनिट्स बनाने की है एग्जिस्टिंग, और एग्जिस्टिंग मार्केट डिमांड जो है वो भी 80,000 यूनिट्स है, तो अब आपको क्या समझ में आता है कि क्या होना चाहिए? हमें हमें मैक्सिमम मार्केट ग्रैब करनी है ना। हमें मैक्सिमम अगर मार्केट ग्रैब करनी है तो हम तो कोशिश ये करेंगे कि हम जो है वो मैक्सिमम यूनिट्स प्रोड्यूस करें, यानी कि हम यूनिट्स टू बी पुट इन प्रोसेस, एक चीज़ लिख सकते हैं कि हम इनपुट कितना करेंगे प्रोसेस में। सर हम तो कोशिश करेंगे कि हम 80,000 यूनिट्स इनपुट करें जो कि मैक्सिमम है, मगर होगा क्या, होगा ये कि उसमें से 4% जो है ना वो यूनिट्स ज़ाया हो जाएंगे, सॉरी 6%। द नॉर्मल रिजेक्शन इज़ अलाउड एट 6% लिखा है। द नॉर्मल रिजेक्शन इज़ अलाउड एट 6% ऑफ द टोटल इनपुट इनटू द प्रोसेस, वाइल द एक्चुअल रिजेक्शन 5% है। यानी कि अगर आप 80,000 यूनिट्स बनाने जाओगे तो इसका जो लॉस है, नॉर्मल लॉस, वो आपके पास एक्चुअली 5% आपके यूनिट जो है वो लॉस हो जाएंगे। और जब अगर आपके 5% यूनिट जो है वो लॉस हो जाएंगे तो प्रोसेस में से बनकर जो आपके पास आउटपुट आएगा, आपका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट आपका हो जाएगा 80,000 माइनस 4,000 यानी कि 76,000 यूनिट्स। ठीक है, देखो टोटल कैपेसिटी 80,000 यूनिट्स है, मार्केट की डिमांड भी 80,000 है, तो आप 80,000 यूनिट्स बनाने गए, लेकिन 80,000 यूनिट्स बनाने जाओगे तो जो 5% है वो ज़ाया हो गए, और जो आउटपुट है वो आपका 76,000 यूनिट्स का निकल रहा है। सही है ना? और जो आउटपुट निकल रहा है जाहिर है वही आउटपुट आप एक्चुअली बाज़ार में बेच सकते हो। ये एक बात हो गई। सही है। अच्छा, दूसरी बात एग्जिस्टिंग पॉलिसी में आगे अगर रीड करते हैं तो बोलता है द रिजेक्टेड यूनिट्स आर सोल्ड एट ₹250 पर यूनिट। ठीक है। मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹540 एंड वेरिएबल ओवरहेड्स ₹40 पर लेबर आर। मैनेजमेंट बिलीव्स दैट करंटली द लेबर इज वर्किंग एट 70% एफिशिएंसी लेवल। ठीक है। इट इज़ कंसिडरिंग टू इंट्रोड्यूस इंसेंटिव प्लान ब्ला ब्ला ब्ला, फिर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, हम कितने लेबर आवर्स यूटिलाइज कर रहे हैं? देखिए, हम जो टोटल लेबर आवर्स यूटिलाइज कर रहे हैं ना, जो हम टोटल लेबर आवर्स यूटिलाइज कर रहे हैं, लेबर आवर्स यूटिलाइज्ड, वो हम लेबर को जो कर रहे हैं यूटिलाइज, वो पूरे 1 लाख घंटे यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि लेबर 80,000 यूनिट्स बनाता है और हर यूनिट 1.25 आवर्स में बन जाता है, तो 1 लाख घंटे लग जाते हैं। वही एक अलग बात है कि उसमें से जब यूनिट्स की इंस्पेक्शन होती है तो कुछ यूनिट्स ख़राब निकलते हैं, और ज़ाहिर है वो ख़राब निकलेंगे तो आप वो बेच नहीं पाओगे। अच्छा, सवाल में ये बात मेंशन थी कि आपके पास जो लेबर है वो किस तरह से काम करता है। बुलेट नंबर 2 में लिखा हुआ था द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज लेबर्स एट स्टैंडर्ड वेज रेट ऑफ ₹25,000 पर मंथ विद 180 स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ। यानी कि हम नंबर ऑफ लेबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ लेबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ लेबर्स का मतलब ये हो गया कि आप जो है वो लेबर से टोटल पूरे क्या कहते हैं टेन्योर में, पूरे टाइम पीरियड में, पूरे महीने में 1 लाख घंटे काम करवाओगे सारे लेबर से, और एक लेबर जो है वो एक महीने में 180 घंटे काम करेगा, लिहाजा आपके पास 555.56, या जाहिर सी बात है होल नंबर में मजदूर होने चाहिए, तो आप 556 लोगों को काम पर रख रहे होगे। 556 लोगों को आप काम पर रखोगे। ठीक है। अब हम आते हैं अपनी सेल्स पर। देखिए सेल्स किस तरह से आएंगी। एक यूनिट आप कितने का बेचोगे? सर एक यूनिट में 900 का बेचूंगा, सवाल में लिखा हुआ है। और कितने यूनिट्स बेचूंगा? जो मेरा आउटपुट होगा 76,000 यूनिट्स का वो बेचूंगा, तो 68.4 मिलियन का सेल्स रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, जो रिजेक्टेड यूनिट्स हैं वो रिजेक्टेड यूनिट्स भी बिकेंगे और उससे भी कुछ इनकम जनरेट होगी। रिजेक्टेड यूनिट्स जो हैं वो कितने हैं? वो 5% है, यानी कि 4,000 यूनिट्स हैं। ये 4,000 यूनिट्स भी आप बेच दोगे, और जो रिजेक्टेड यूनिट है उसके बारे में आपको सवाल कहता है बुलेट नंबर 3 के एंड में कि रिजेक्टेड यूनिट 250 के हिसाब से बिकेगा। तो ये जो 4,000 यूनिट्स बिकेंगे और एक यूनिट 250 के हिसाब से बिकेगा, तो 1 मिलियन ये भी मुझे सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर देगा। ये रिजेक्टेड यूनिट्स की सेल्स है। 1 मिनट, इसके आगे लिखते हैं गुड यूनिट्स।
और ये है सेल्स, और इसके आगे लिख देते हैं रिजेक्टेड यूनिट्स। ठीक है ना, एक है आपकी सेल्स जो गुड यूनिट्स की सेल्स है, और एक है आपकी सेल्स जो रिजेक्टेड यूनिट्स की सेल्स है। अच्छा, अब ये जो दोनों सेल्स हैं, इससे इन दोनों सेल्स का टोटल आ जाएगा। टोटल भी लिख लेते हैं, चलें। अगर हम सेल्स का टोटल लिख लें, जो भी हमने चीज़ें बेची मिल मिलाकर, वो चीज़ें जो हैं वो 69.4 मिलियन की बिकी। और अब हम लिखते हैं यहाँ पर मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट, ठीक है। और उसके अलावा आपकी वेरिएबल ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है, वो वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट, ठीक है। तो मटेरियल की कॉस्ट क्या है, मटेरियल की कॉस्ट के बारे में सवाल में क्या बताया हुआ है? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹540। 540 रुपये का मटेरियल एक यूनिट में लगता है। और जब आपने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तभी आपने मटेरियल का खर्चा कर दिया, यानी कि 80,000 यूनिट्स का, तो ये 43.2 मिलियन आता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फिर लेबर की बात करते हैं। लेबर के जो है वो आप लेबर को देते हो 25,000 एक महीने का, लेबर को आप देते हो 25,000 एक महीने का, और आपने 556 मजदूर रखे हैं, या आपने अभी कैलकुलेट किया, तो 556 मजदूरों के जो पैसे बनते हैं वो भी यहाँ पर आ गए 13.9 मिलियन। हर मजदूर के जो है वो 25,000 माहाना तनख्वाह है। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं वो 40 रुपये पर लेबर आ रहे हैं। तो पहले वाले केस में तो आप लेबर से जो है वो 100 घंटे काम करवा रहे हो या नहीं? बिल्कुल, सॉरी, 1 लाख घंटे काम करवा रहे हो, 1 लाख घंटे काम करवा रहे हो, और हर घंटे के 40 रुपये हैं, तो 4 मिलियन ये वाला अमाउंट भी, 4 मिलियन का ये वाला अमाउंट भी हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके सारे मिला मिलूकर खर्चे हो गए, यानी कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आती है करंटली एग्जिस्टिंग सिनेरियो में, वो आ जाती है 8.3 मिलियन। सही है जनाब, ये करंट सिनेरियो की मैंने वर्किंग की है। अब हम ऑप्शन नंबर 1 पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है एफिशिएंसी कुड गो अप टू 80% if the labor is paid at a rate of ₹185 per unit of good output. It also expects to reduce the rejection to 4%। यानी कि एफिशिएंसी जो है वो 80% पर चली जाएगी, अभी 70% है। अगर आप लेबर को एक यूनिट बनाने के 185 रुपये देते हो। अच्छा सर, अब ये एफिशिएंसी कैलकुलेट क्या करें, हम कैसे करें? देखो, एक चीज़ याद रखना, एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। अभी आपका एफिशिएंसी रेशियो 70% था, विच मीन्स 70% इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, विच इज़ 1.25। यानी कि अभी एक यूनिट जो है वो 1.25 में एक्चुअली बन रहा था ना, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स क्या होगा? 70% मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स विच इज़ 1.25, यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स हो जाएगा 70% इंटू 1.25। ठीक है, आई रिपीट, एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स का मतलब है इन एक्चुअली कितना टाइम लगा, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स का मतलब ये है एज पर स्टैंडर्ड्स कितना टाइम लगना चाहिए था। तो ये अगर 70% है तो आपका स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट 0.88 बनता है। अगेन आप एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करो। अब आप एफिशिएंसी रेशियो की जगह 80% लिखो, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स यानी कि 0.88 डिवाइडेड बाई एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स यानी कि AHAU। तो AHAU जो होगा आपका, अगर वो लेफ्ट साइड पर डिनोमिनेटर से आता है तो ये हो जाएगा 0.88 डिवाइडेड बाई 80%, यानी कि आपके एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स कितने हो जाएंगे? आपके एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स हो जाएंगे 0.88 डिवाइडेड बाई 80%, यानी कि ये हो जाएंगे 1.1, विच मीन्स कि अब एक यूनिट जो है वो 1.1 आवर्स में बन रहा होगा। ठीक है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो कि बेसिक क्लास के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, और इससे हमारा आंसर 1.1 आ रहा है, विच मीन्स कि अब एक यूनिट जो है वो 1.1 आवर्स में तकरीबन बन रहा होगा। ठीक है, अब एक यूनिट जो है वो तकरीबन 1.1 आवर्स में बन रहा होगा, ये एक बात हो गई। और उसके बाद फिर, अच्छा जी, सारी चीज़ें लिंक्ड है ना, फॉर्मूले लिंक्ड है, तो कोई मसले की बात नहीं है। बल्कि एक मिनट ना, ये लिंक नहीं है ना, ये डिवाइडेड बाई 80% कर देते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेट आएगा 1.094। ठीक है ना। अब एक यूनिट जो है वो 1.09 आवर्स में बन रहा होगा। अच्छा जी, अब डिमांड 80,000 यूनिट्स की है। ठीक है ना। टोटल कैपेसिटी कितनी है? सर, लेबर 1 लाख घंटे काम करता है, और अब एक यूनिट जो है ना वो 1.09 आवर्स में बनेगा। तो लेबर जो है अगर वो काम करता रहे और करता रहे तो वो 91428.57 इतने यूनिट्स बना सकता है।
दूसरी बात ये हो गई कि क्या कहते हैं, हमारा जो लॉस है ना, हमारा जो लॉस है वो अब कितना हो जाएगा, वो अब हमारा जो लॉस है वो अल्लाह भला करे ऑप्शन नंबर 1 में एफिशिएंसी 80% पर और लॉस 4% पर चला जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अब लॉस की परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगी, है ना। अब लॉस की जो परसेंटेज है ना वो कम हो जाएगी, और अगर अब लॉस की परसेंटेज कम हो जाएगी और मेरे लेबर जो है वो 91,428.57 यूनिट्स बना सकते हैं, मगर मुझे ये पता है कि इस चीज़ की डिमांड बाज़ार में 80,000 यूनिट्स है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे जो मुझे आउटपुट चाहिए ना, जो मुझे आउटपुट चाहिए वो 80,000 यूनिट्स ही चाहिए। मुझे ज़रूरत ही नहीं है इतने सारे यूनिट्स बनवाने की। क्यों? क्योंकि ये तो बिक ही नहीं सकते। मैक्सिमम जो यूनिट्स बिक सकते हैं वो 80,000 यूनिट्स ही बिक सकते हैं। अच्छा, ये 80,000 आउटपुट है, यानी कि आफ्टर लॉसेज है। तो इनपुट कितना करना होगा, आप इसको डिवाइड कर दो 96 से और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 96 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि बेटा उसमें 80,000 में आउटपुट है तो 4% लॉसेस के बाद है। तो अगर आपको ग्रॉस अप करना है तो 96 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप ये इनपुट करोगे, इसका 4% ज़ाया हो जाएगा। इसका 4% जब ज़ाया हो जाएगा तो बचा हुआ 80,000 होगा जो आप बाज़ार में बेच दोगे। ऑल्दो टोटल कैपेसिटी इतनी है कि आप 91,428 यूनिट्स बना सकते हो, मगर इतने यूनिट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसकी डिमांड ही नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब लेबर आवर्स यूटिलाइज कितने होंगे? सर लेबर आवर्स यूटिलाइज इतने होंगे कि आप ये इतने यूनिट्स बनाओगे और हर यूनिट जो है वो 1.09 आवर्स में बनेगा, ये भी आपको पता है। यानी कि आपको लेबर के 91,145.83 आवर्स की ज़रूरत है। आप लेबर से 1 लाख घंटे काम करवाना छोड़ दो, ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात, एक इतने टोटल आवर्स चाहिए और एक लेबर जो है एक महीने में 180 घंटे काम करता है, तो इस हिसाब से मुझे 506.37 या 507 आप कह लो कि 507 वर्कर्स की ज़रूरत होगी। 507 वर्कर्स की, या 506, 507, तकरीबन 507, 506 इतने वर्कर्स की ज़रूरत होगी। अच्छा सर, अब क्या होगा? अब आपका सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? देखें, आप एक यूनिट 900 का बेचते हो, बिल्कुल एग्रीड। और अब आप क्या करोगे, अब आपका आउटपुट जो है वो 80,000 है, आप 80,000 यूनिट्स बेचोगे। 80,000 यूनिट जब आप बेचोगे तो आपका टोटल सेल्स रेवेन्यू जो है वो 72 मिलियन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 72 मिलियन का टोटल सेल्स रेवेन्यू हो गया। जो रिजेक्टेड यूनिट्स हैं वो 3,333.33 हैं, और वो यूनिट्स भी बाज़ार में 180 रुपये के हिसाब से बिक जाते हैं, तो 6 लाख रुपए तकरीबन वो कमा कर दे देंगे। इसको ज़रा वापस से चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। लॉस के यूनिट्स कितने हैं? लॉस के यूनिट्स जो हैं वो 3,333 हैं। रिजेक्टेड यूनिट्स, और एक यूनिट कितने का बिकेगा? अच्छा ये है एक यूनिट कितने का बिकेगा ये भी देखते हैं। नहीं नहीं, 180 का नहीं बिकेगा, ये 250 का बिकेगा ना, 250 का बिकेगा, सॉरी। तो 833.3333 समथिंग, ठीक है ना। तो टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना हो गया? टोटल सेल्स रेवेन्यू इन दोनों का एडिशन हो गया 72,833.3333। अच्छा, मटेरियल की कॉस्ट कैसे आएगी? मटेरियल की कॉस्ट भाई आपने इतना इनपुट किया है, मल्टीप्लाइड बाई एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 540 है, तो टोटल 45 मिलियन की हो गई तकरीबन। अच्छा, जो लेबर की कॉस्ट है वो कितनी है? लेबर की जो कॉस्ट है 506, 507, 505, तकरीबन इतने लोग रख रहे हो, और एक बंदे को आप 50,000 रुपये तनख्वाह देते हो, तो 12659,143 ये मेरे ख्याल में लेबर की कॉस्ट होगी। इसको नहीं 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 नहीं, हाँ अब यहाँ पर चेंज है। देखिए, लेबर को हम क्या करें, द लेबर इज पेड एट द रेट ऑफ ₹185 पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आउटपुट के एक यूनिट के लिए मैं उसको 185 दूंगा, तो मैं 80,000 यूनिट्स के आउटपुट के लिए उसको 185 रुपीज़ के हिसाब से 14.8 मिलियन के पैसे दूंगा। ये काइंडली रिवाइज कर लीजिएगा। लेबर को इस दूसरे वाले केस में मैं जो है वो आर्ली बेसिस पर पेमेंट नहीं कर रहा, बल्कि यूनिट्स के बेसिस पर पेमेंट कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या होगा? वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं? वेरिएबल ओवरहेड्स 40 रुपये पर आवर है, तो ये तो मेरे ख्याल में 40 रुपये मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट्री जितने घंटे चली है, और फैक्ट्री कितने घंटे चली होगी? फैक्ट्री 91414 जो भी हमारे पास कितने घंटे चली होगी? 1 मिनट। आपने कितने यूनिट्स बनाने हैं? आपने जो है
जो नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं, वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 40 रुपये पर लेबर आ रहे हैं, ठीक है ना। वेरिएबल ओवरहेड्स 40 रुपये पर लेबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे पास जो इसकी कॉस्ट आएगी वो 91145 आई बिलीव। इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लेबर के आवर्स है ना। टोटल कैपेसिटी ये थी, ये यूटिलाइज्ड कैपेसिटी है, ठीक है जनाब। तो अच्छा, जो हमारी वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट है वो 40 रुपये ही है। वेरिएबल ओवरहेड्स कॉस्ट इज ₹40 पर लेबर आवर। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपकी जो कंट्रीब्यूशन आती है वो आ जाती है 9387,500। अच्छा, फिर हम ऑप्शन नंबर 2 पर जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? इंट्रोड्यूस एफिशिएंसी बोनस एट ₹20 पर गुड यूनिट इफ द एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड अबव 85%। यानी कि अगर एफिशिएंसी 85% से ज़्यादा हुई तो आप 20 रुपये पर यूनिट का जो है वो एक बोनस दे दो। द इंट्रोडक्शन ऑफ बोनस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द लेबर एफिशिएंसी टू 90%। इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करने की वजह से आपका जो बोनस है वो इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी एफिशिएंसी जो है वो 90% पर चली जाएगी। हाउएवर द रिजेक्शन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 6%, लेकिन रिजेक्शन का रेशो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर 90% एफिशिएंसी हो जाएगी, 90% एफिशिएंसी हो जाएगी, तो इसी तरह की एक सिमिलर वर्किंग करते हैं। 90% इज इक्वल्स टू 0.88 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। तो एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स जो होंगे वो हो जाएंगे आपके 0.88 डिवाइडेड बाय 90%, ठीक है ना। तो 0.88 डिवाइडेड बाय 90% करते हैं अगर, तो ये तकरीबन 0.97 आता। तो जनाब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 में 0.97 आवर्स में एक यूनिट बन जाएगा। टोटल कैपेसिटी कितनी है? 1 लाख घंटे लेबर काम कर सकते हैं और एक यूनिट 0.97 आवर्स में बनाता है, तो इस हिसाब से 102,857 इतने यूनिट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इनपुट आउटपुट वगैरह की बातें करते हैं, ठीक है ना। अगर इनपुट आउटपुट वगैरह की बातें करते हैं तो आउटपुट देखें, अब इतने यूनिट्स जो है लेबर बना सकता है, लेकिन क्या हम इतने यूनिट्स बनवाएंगे? तो मैक्सिमम जो डिमांड है वो 80,000 यूनिट्स है, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं। 80,000 यूनिट से ज़्यादा तो हम बनवाएंगे नहीं। अच्छा, 6% चीज़ें रिजेक्ट होती हैं, इसका मतलब आप इसको 94 से करो डिवाइड और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो क्रॉस अप करने के लिए, तो 85,106 बनता। इसका मतलब आपके जो लॉसेज होंगे ना, आपके जो लॉसेज होंगे वो होंगे इन दोनों का डिफरेंस 5106, या इसी का आप 6% ले लो तो भी यही बनेगा। अच्छा, तो इसका मतलब इतने इनपुट के लिए लेबर आवर्स यूटिलाइज कितने हो रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 82,742 आवर्स यूटिलाइज हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक वर्किंग आपने कर ली और आपने ये देख लिया कि भाई कितने लेबर आवर्स ऐसे हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नंबर ऑफ लेबर, कितने लेबर चाहिए होंगे भाई, इसको डिवाइड कर दो आप, ये लेबर आवर्स टोटल है, इसको आप डिवाइड कर दो 180 से, तो इसका मतलब तकरीबन 459, 450, 60 तकरीबन इतने आपको जो है ना वो नंबर ऑफ़ लेबर्स की ज़रूरत है। अच्छा, सेल्स कैसे आएगी जनाब? अब जो है वो आप 80,000 चीज़ें बेच रहे हो, ठीक है ना, और एक यूनिट 900 का बेचते हो, तो ये 7.2 मिलियन आपका नॉर्मल वाला सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। ये तो आ ही रहा था ना। अच्छा, उसके बाद जो आपके रिजेक्टेड यूनिट्स हैं, इस बार रिजेक्टेड यूनिट्स हैं 5106.38, और वो रिजेक्टेड यूनिट्स, एक यूनिट रिजेक्टेड जो है वो 250 से बिकता है, तो ये 1276595 तकरीबन ये एक सेल्स रेवेन्यू आपका आ गया। तो ये टोटल आपकी वैल्यू जो आ गई इन दोनों को ऐड कर कर ये आ गई 73276 ठीक है जी। अब क्या होगा? अब आपकी मटेरियल की कॉस्ट होगी। मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी भाई? ये इनपुट के यूनिट्स हैं और एक यूनिट पे मटेरियल 540 लगता है। अच्छा, लेबर की कॉस्ट कितनी होगी? लेबर को कैसे पेमेंट कर रहा हूँ? लेबर को मैं बोनस दे रहा हूँ 20 रुपये का। अगर एफिशिएंसी 85% से ज़्यादा है और 90% की एफिशिएंसी होगी, तो लेबर को जो है वो
क्योंकि मैं बोनस दे रहा हूँ तो लेबर की जो कैलकुलेशन है वो कैसे कैलकुलेट होगी। नॉर्मल तनख्वाह क्या लेगा लेबर? सर नॉर्मल तनख्वाह तो वो वही 459 या 460 जो मज़दूर हैं, हर मज़दूर जो है वो आपसे 25,000 रुपये तनख्वाह लेगा। ये तो इसकी नॉर्मल तनख्वाह हो गई, इसको आप 25,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। लेकिन इस केस में एक एक्स्ट्रा कॉस्ट भी है, और वो एक्स्ट्रा कॉस्ट इस बात की है कि मुझे 20 रुपये का पर यूनिट एक बोनस देना होगा अगर एफिशिएंसी जो है वो हमारी 90% जो है हमारी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हुई। देखो लिखा हुआ था इंट्रोड्यूस एफिशिएंसी बोनस एट ₹20 पर यूनिट इफ़ द एफिशिएंसी इज़ इंक्रीज टू 85%, और यहाँ पर 90% एफिशिएंसी है, यानी कि 85% से ज़्यादा है, तो मुझे बोनस भी देना होगा। और बोनस कितना देना होगा? ₹20 पर गुड यूनिट, ₹20 पर गुड यूनिट। तो गुड यूनिट्स कितने मैंने? 80,000, और हर यूनिट पर 20 रुपये का बोनस, यानी कि ये 1.6 मिलियन की एक बोनस की एक्स्ट्रा यहाँ पर इस ऑप्शन में कॉस्ट आ रही है जो दूसरे ऑप्शंस में नहीं थी। अच्छा, इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट क्या होगी? वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट जो है वो 40 रुपये 1 घंटे की है, 40 रुपये 1 घंटे की है, और आपने टोटल जो है वो लेबर्स के जो आवर्स यूटिलाइज किए 82742 समथिंग है। तो इस हिसाब से जनाब यहाँ पर आपका जो अमाउंट आता है वो 10,917,467 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये सारे ऑप्शंस कंपेयर करते हो तो आप ऑप्शन नंबर 2 पर जाओगे, क्योंकि इस पर आपको सबसे ज़्यादा गेन बेनिफिट एडवांटेज मिल रहा है। ये हमारा पार्ट ए सॉल्वर है इस स्पेसिफिक सवाल का। अब आराम से इसको देखकर दोबारा से समझते समझते कॉपी कीजिएगा। मैं पार्ट बी पे पढ़ता हूँ। पार्ट बी में उसने लिखा हुआ था कि द मैनेजमेंट हैज़ रिसीव्ड अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ 5,000 यूनिट्स। मैनेजमेंट के पास एक नया ऑर्डर आया है 5,000 यूनिट्स का। KL follows a policy of bidding at 5% margin on sales value. कंपनी 5% मार्जिन रखती है सेल्स वैल्यू पर। द कॉस्ट यूज टू अराइव एट द सेल्स वैल्यू इंक्लूड्स द फिक्स कॉस्ट एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो हमने कॉस्ट इस्तेमाल करी है इस स्पेसिफिक ऑर्डर के सेल्स के वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, वो हमने वो इस्तेमाल करी है जो फिक्स कॉस्ट होगी 80% की प्रोडक्शन कैपेसिटी पर। सजेस्ट अ बिड प्राइस अंडर ईच ऑफ द ऑप्शंस डिस्कस्ड अबव। अब आप ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से हमें बिड प्राइस बताओ। बिड प्राइस क्या होनी चाहिए, यानी कि हम कितने रुपए में वो चीज़ बेचें आगे, ठीक है जनाब। तो अब हम पार्ट बी सॉल्व करना शुरू करते हैं। पार्ट ए हमने सॉल्व किया, अब पार्ट बी हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम पार्ट बी सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें पार्ट ए से पिक करनी होंगी। अगर हम पार्ट ए दोबारा से एक बार स्किम थ्रू कर लें, गो थ्रू कर लें, ठीक है, तो पार्ट ए से आपको आप पार्ट ए देखें और फिर पार्ट बी पे हम बढ़ते हैं। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ इस चीज़ों को देखने के लिए। इनफैक्ट मैं वीडियो पॉज करता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग आगे ना बढ़े और आप इसको ज़रा अच्छे से रीड करें। अच्छा जी, देखिए, अगर हम लोग दो ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, हम दो ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शन नंबर 1 और हम लिख देते हैं ऑप्शन नंबर 2। अच्छा जी, ऊपर के ऑप्शन नंबर 1 में हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ज़रा गौर फरमाइएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स की, इसका जो टोटल बनता है सम, मैं तो सम आराम से कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों ने जो है वो लिख लिख के करना पड़ेगा। सम इतना बन रहा है, ठीक है ना, ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, लाइकवाइज ऑप्शन नंबर 2 की जो सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट थी उनका जो सम बन रहा है वो 60759127 बन रहा, ठीक है। इसमें आपके पास ओके, इसमें बोनस भी आएगा ना, तो P15 तक जाएगी कहानी, P15 तक जाएगी कहानी। 62359 127 ये सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट है जिसका यहाँ पर सम बन रहा। अच्छा, जब हमने लेट से ऑप्शन नंबर 1 पे फोकस करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से जब हमने लेट से 80,000 गुड यूनिट्स का आउटपुट जनरेट किया तो हमारी ये वेरिएबल कॉस्ट थी जिसका ये सम बन रहा है। और जब हमने 80,000 यूनिट्स का गुड आउटपुट जनरेट किया तो 3333.33 यूनिट्स के लॉसेस भी क्रिएट हुए, रिजेक्टेड यूनिट्स भी क्रिएट हुए, और वो रिजेक्टेड यूनिट्स भी मैंने बेचकर कुछ कमाया था, विच मीन्स कि इनसे आने वाला एक कैश इनफ्लो भी था जो कि 83,333 था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्क्रैप वैल्यू एक तरह से हमारे पास एक स्क्रैप वैल्यू भी थी। ये वेरिएबल कॉस्ट थी
ये वेरिएबल कॉस्ट थी 80,000 गुड आउटपुट्स बनाने की, साथ में ये एक स्क्रैप वैल्यू जनरेट हो रही थी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो नेट कॉस्ट थी ना, नेट वेरिएबल कॉस्ट थी। यानी कि देखो जैसे जैसे यूनिट्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी ये भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे यूनिट्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी ये भी इंक्रीज होगा, जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट्स बनाऊंगा इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट्स बनाऊंगा क्या कहते हैं ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए तो रिजेक्टेड यूनिट्स भी जनरेट होंगे और उनसे एक स्क्रैप सेल्स भी जनरेट होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार 80,000 गुड आउटपुट बनाने के लिए जो है ना 62612 की नेट कॉस्ट जनरेट होती है, जिसमें हमने जो है वो रिजेक्टेड यूनिट्स की स्क्रैप सेल्स को माइनस किया हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि इतने में हमने जो यूनिट्स बनाए ना वो 80,000 थे। तो इसका मतलब लम सम एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 782.66 पड़ती है। इसी तरह से ऑप्शन नंबर 2 की सारी वेरिएबल कॉस्ट ये हैं, जैसे जैसे यूनिट्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी हर वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें इजाफा आएगा, साथ में जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी यूनिट्स के ज़्यादा बनाने की वजह से रिजेक्टेड यूनिट्स भी ज़्यादा बनेंगे, रिजेक्टेड यूनिट से आने वाला सेल्स रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा और वो 1276,595.74 होगा। इसका मतलब एक नेट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कि यार ऑप्शन नंबर 2 में 80,000 यूनिट्स गुड आउटपुट बनाने की एक नेट कॉस्ट थी और वो ये थी। ठीक है ना, जिसमें हमने रिजेक्टेड यूनिट्स जो है उसका मामला तय कर लिया है। तो ये हमें एक तरह से एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बता रहा है। इसमें हमने इस चीज़ को अकाउंट फॉर कर लिया है कि जब यूनिट ज़्यादा बढ़ेंगे तो दो बातें होंगी, एक तो आपकी मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और बोनस ये सारी कॉस्ट बढ़ेंगी, दूसरा आपके रिजेक्टेड आउटपुट्स बढ़ेंगे और आपका नेट रिजल्ट या ये होगा जिसमें एक कॉस्ट होगी और एक स्क्रैप सेल से आने वाली प्रोसीड्स होंगी और 80,000 गुड यूनिट्स बनेंगे, यानी कि तकरीबन एक गुड यूनिट जो है ऑप्शन नंबर 2 में 763.53 का बनता है, जिसमें रिजेक्टेड यूनिट्स की जो सेल्स के वैल्यू है वो माइनस हुई भी है। अब 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर है ना, आपकी जो टोटल कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी कितनी थी? ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से आपकी जो टोटल कैपेसिटी थी वो 91,428 आवर्स बन रही थी। ठीक है, बिल्कुल ये हमारी टोटल कैपेसिटी बन रही थी। अच्छा, अब सवाल में ये लिखता है कि द मैनेजमेंट हैज़ रिसीव्ड अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ 5,000 यूनिट्स। बात समझ में आती है। केएल फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ बिडिंग एट 5% मार्जिन ऑन सेल्स वैल्यू, यानी कि सेल्स वैल्यू जो उसमें 5% मार्जिन होगा। बात समझ में आती है। द कॉस्ट यूज टू अराइव एट द सेल्स वैल्यू, इस सेल्स वैल्यू की कॉस्ट को अराइज या कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड द फिक्स कॉस्ट, अब फिक्स कॉस्ट इंक्लूड करना allocated on the basis of 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी, 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से फिक्स कॉस्ट की वैल्यू पर यूनिट कैलकुलेट कर शामिल करना। सजेस्ट अ बिड प्राइस अंडर ईच ऑफ द ऑप्शंस डिस्कस्ड अबव। तो यार अगर मैं 80% कैपेसिटी पर काम करूंगा ऑप्शन नंबर 1 के तहत, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इतने यूनिट्स, ये तो 100% कैपेसिटी के आवर्स है ना, इसको 80% पे लेकर आऊँगा, यानी कि 73,142 आवर्स समथिंग। ठीक है ना, 80% ले लिया मैंने, या इन यूनिट्स अगर बात करें तो ये 91,428 जो है ये आपके पास जो है वो क्या कहते हैं आवर्स थे। अच्छा, पर यूनिट के लिए आप इसको लेबर आवर्स पर यूनिट से डिवाइड करो, सॉरी एक मिनट, 73,142.86 आपके पास ये आंसर आ रहा है, करेक्ट। ये नंबर ऑफ आवर्स हैं। टोटल कैपेसिटी जो है हमने रिक्वायरमेंट नंबर ए से पिक करी और प्रोडक्शन कैपेसिटी एट 80% हमारी 73,142 बन रही है। ये है ना, यूनिट्स ही है ना, ये यूनिट्स ही हैं, आवर्स नहीं है, सॉरी। आपने यहाँ पर आवर्स को कैलकुलेट किया हुआ था, आपने 1 लाख को 1.09 से डिवाइड कर इतने आपने यूनिट्स निकाले थे 100% कैपेसिटी के, तो ये 80% कैपेसिटी के यूनिट्स हैं। अच्छा, अब 80% कैपेसिटी पे इतने यूनिट्स बनेंगे। फिक्स कॉस्ट के बारे में सवाल में लिखा हुआ है कि मंथली फिक्स कॉस्ट जो है ना वो 2 मिलियन होगी, यानी कि आपकी 2 मिलियन की फिक्स कॉस्ट होगी। तो 80% पे आपकी जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होगी, 80% पर आपकी जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होगी, वो इस फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ़ यूनिट्स से, तकरीबन 27.34 होगी। आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगी वो आपने ऊपर कैलकुलेट करी है, 782.66 होगी। इसका मतलब आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी अगर 80% कैपेसिटी के हिसाब से फिक्स कॉस्ट को शामिल किया जाए वो 810 होगी। इसका मतलब अगर आपको बिड प्राइस मालूम करनी है और बिड प्राइस जो है उसमें कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों शामिल हैं,
और हमें जो बिड प्राइस है उसका 5% प्रॉफिट चाहिए था, यानी कि 95% कॉस्ट हो, और ये कॉस्ट है तो इसको 95 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। फाइनली आपका आंसर 852.63 आ रहा है। यानी कि आप एक चीज़ 852.63 की बेचोगे। फॉर्मूला देख लीजिएगा, मैंने कॉस्ट को 95 से डिवाइड कर 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि बिड प्राइस या सेलिंग प्राइस में आपका प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों शामिल होनी चाहिए। कॉस्ट जो है वो सेलिंग प्राइस में 95 हिस्से हैं और प्रॉफिट जो है वो 5 हिस्से हैं, बिकॉज वो प्रॉफिट मार्जिन बोलता है कि 5% होना चाहिए। सेकेंड केस में अगर हम ऐसी ही वर्किंग करें तो 100% कैपेसिटी पे 102,857.14 यूनिट्स बनते हैं। 80% कैपेसिटी के लिए इसका 80% ले लो। 2 मिलियन की फ़िक्स कॉस्ट तो यहाँ पर भी 1 महीने की है। फ़िक्स कॉस्ट पर यूनिट के लिए टोटल फ़िक्स कॉस्ट को नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड कर दो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 763.53 है और इन दोनों को आप ऐड कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये टोटल कॉस्ट है और फिर बिड प्राइस ढूंढने के लिए आप इसको 95 से डिवाइड और 100 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 829.3 का ये वाला आंसर बनता है। अब ये एक ऐसी अजीब सी बात थी, अजीब सी थोड़ी सी अलग सी वर्किंग थी जो आपने जो है वो वहाँ पर करनी होगी, बिकॉज हमें इससे बोला था कि मैं कॉस्ट में फ़िक्स कॉस्ट भी शामिल करता हूँ और जब मैं फ़िक्स कॉस्ट शामिल करता हूँ तो 80% कैपेसिटी पर जो यूनिट्स बनते हैं उसके हिसाब से फ़िक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करता हूँ। इसलिए ये सारा ड्रामा और ये सारी वर्किंग हमें करनी पड़ी। एनीवेज़ ये एक मुश्किल क्वेश्चन था, इतना आसान नहीं था और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है और आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप अच्छे से देख लें ताकि फिर हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।